हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 7 के साइंस का 12 चैप्टर पादप में जनन के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है पादप में जनन। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर इस चैप्टर में आपको कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको जनन के बारे में बताया गया है, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, वह भी किसके? पादप के। पादपों में किस प्रकार से जनन होता है। जैसा आप सभी जानते हैं, पादप तो सजीव के वर्गीकरण में आते हैं, ठीक है ना। सजीवों के वर्गीकरण में आने के कारण जो पादप है वह भी अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करने रखने की क्षमता रखते हैं। कौन? ये पेड़ पौधे। याद रखना है आपको, सजीवों की विशेषताएं होती हैं क्या? कि वह प्रजनन कर सकेंगे। सभी सजीवों के पास यह क्षमताएं होती हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो आज के इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि पादप किस तरह से जनन करते हैं, किस तरह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ों का जन्म होता है, किस प्रकार से शैवालों में फिर से नए शैवाल का जन्म होता है, स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार से नए जीव की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से आलू जो है अगर उनको हम रोप देते हैं तो एक नए आलू की सृष्टि होती है, एक नए आलू के पौधे की सृष्टि होती है। याद रखना है, ये जो प्रजनन का प्रक्रम है, आपको इस चैप्टर में दो प्रकार के प्रजनन के प्रक्रम को बताया गया है। एक है अलैंगिक, एक है लैंगिक। दोनों प्रक्रमों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि जो बिल्ली बिल्ली के जो बच्चे होते हैं वो बिल्ली जैसे ही दिखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा घोड़े के जो बच्चे होते हैं वो घोड़े जैसे दिखते हैं, शेर के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो शेर जैसे दिखते हैं। उसी प्रकार से जो पेड़ों के जो छोटे पौधे होते हैं ना, वो बिल्कुल उसी पेड़ जैसे दिखते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। जैसे आम के जो पेड़ होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, उनके बीज से जो आम के पेड़ जन्म होते हैं, आम के पेड़ों से, वो आम के पेड़ जैसे ही दिखते हैं। आम के पेड़ों से पपीते के पेड़ जन्म नहीं ले सकते। याद रखना है, आम के पेड़ों में से आम के पेड़ ही उत्पन्न होते हैं। कटहल के पेड़ों में से कटहल के पेड़ ही जन्म लेते हैं। याद रखना है, ठीक है ना। गुड़हल के पौधों में से गुड़हल का ही पौधों का जन्म होता है। याद रखना है आपको इन बातों को। सूरजमुखी के फूलों के जो पौधे होते हैं, उनके पौधों से सूरजमुखी के फूलों का ही नए पौधों का विकास होता है, जन्म होता है। याद रखना है आपको इन बातों को। तो यानी सजीवों की एक ऐसी विशेषता है जिसमें वह अपने तरह दिखने वाले संतान को वह उत्पत्ति कर सकता है। यह सजीवों की विशेषता है। मैंने आपको लास्ट के चैप्टर्स में ही बताई थी, सजीवों के पास बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो निर्जीव में नहीं होती है। तो सजीवों की आज एक विशेषताओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, वह है प्रजनन। उसमें से आज हम लोग फोकस करेंगे, जान लेंगे पादपों के प्रजनन के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग हेडिंग्स में बताए गए शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पादप में जनन, यह है आपका शब्द, जहां पर आपको बताया गया है पादप। आप सभी जानते हैं पादप हम किसे कहते हैं? एक बहुकोशिकीय, ठीक है ना, जीव। याद रखना है, जो सजीव होते हैं, याद रखना है, बहुकोशिकीय हैं, सजीव के वर्गों में आते हैं ये पादप। इनका मुख्य काम होता है कि ऑक्सीजन को यह पैदा करते हैं, ऑक्सीजन को वायुमंडल में रिलीज करते हैं, निर्गत करते हैं, मुक्त करते हैं। जनरली पादप स्वपोषी होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। और पादपों की सहायता से ही हम फल फूल मूल जो भी हम खा रहे हैं, इन पादपों की वजह से ही है। और पादप की वजह से ही आज हमारा पूरा जैव मंडल जो है वो सुरक्षित है। पादपों के अभाव में हमारा जीवन का अस्तित्व जो है वो संकट में पड़ जाएगा। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे जानना है प्रजनन के बारे में या फिर जनन के बारे में, समझना आपको बातों को, ठीक है ना। जनन होता क्या है? तो सभी सजीवों के पास एक ऐसी क्षमताएं होती हैं, ठीक है ना, जिनसे वह हूबहू अपने जैसे संतान की उत्पत्ति
करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। सजीवों के पास पाए जाने वाली वह क्षमता जिसमें वह संतान को उत्पत्ति कर सके अपने ही तरह के, याद रखना है, उसे हम कहते हैं जनन, याद रखना है। इसमें पौधे में होने वाले जनन के बारे में ही आज आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि आखिर जो पपीते के जो पेड़ होते हैं उसमें पपीते के पेड़ से जो बीज निकलते हैं उनमें से पपीते के ही पेड़ होते हैं। आम के पेड़ों से आम के ही पेड़ निकलते हैं, ना कि आम के पेड़ से बरगद के पेड़, बरगद के पेड़ों से पपीते के पेड़ निकलते हैं। सभी पेड़ों में से जो निकलने वाले पेड़ होते हैं उसी पेड़ जैसा ही दिखने वाला पेड़ होता है, ठीक है ना। बहुत ही साधारण शब्दों में अगर कहें, जिस प्रकार से बिल्ली के बच्चे बिल्ली जैसे दिखते हैं, फिर शेर के बच्चे शेर जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको समझना है। अब आपको जान लेना है कि आखिर जब भी हम देखते हैं बीजों का रोपण करते हैं तो हम देखते हैं कि बीजों से नए पौधों की सृष्टि होती है। याद रखना है आपको इन बातों को। आपने कई बार खेती में देखे होंगे कि बीजों को रोपण किया जा रहा है, ठीक है ना। बीजों के रोपण में जिस प्रकार के पौधों का बीज रोपण किया जा रहा है तो उस प्रकार के ही पौधे विकसित हो रहे हैं। यानी हम जान लिए कि बीजों के रोपण से हमें नए पौधे की प्राप्ति होती है। क्या आप सभी जानते हैं बीजों के रोपण के अलावा भी नए पौधे की सृष्टि होती है, ठीक है ना। याद रखना है आपको। तो वो कैसे संभव है? अगर हमें गुड़हल के पौधों का, ठीक है ना, गुड़हल के पौधों का अगर एक डाल अगर हम काट लेते हैं, ठीक है ना, कोई टहनी अगर हम काट लेते हैं, फिर उसे अगर हम मिट्टी में रोप देते हैं, उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार अगर हम रोप देते हैं अच्छे से, तो हम देखेंगे कि उसमें से फिर से एक नए गुड़हल के पौधे का जन्म हो गया, ठीक है ना। गुड़हल एक झाड़ीदार पौधा है, समझ रहे हैं आपको इन बातों को, ठीक है ना। इसी प्रकार से गुलाब, गुड़हल, ये सभी जो पौधों से जन्म लेते हैं, लेकिन यहां पर हम बीजों का रोपण नहीं कर रहे हैं, समझना आपको बातों को, ठीक है ना। बीजों के रोपण के अलावा भी पौधों से पौधों का जन्म होता है। उनके बारे में ही आज आपका पूरा ये चैप्टर है, समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। तो अब हमें जान लेना है इस चैप्टर का प्रथम जो शब्द है, जो पहला शब्द है वह जनन है, ठीक है ना, याद रखना है। तो जनन आखिर होता क्या है? माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें, माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने प्रकार के जो सजीव हैं, सजीव निर्जीव नहीं, जितने प्रकार के सजीव हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। यहां तक कि जो पेंगुइन्स जो होते हैं, ठीक है ना, याद रखना, ध्रुवों में पाए जाने वाले जो पेंगुइन्स होते हैं, पेंगुइन्स भी चाहते हैं कि वो उनका भी जो क्रम है उनका भी विकास होता रहे, उनके भी बच्चे आते रहें, ठीक है ना। यहां तक आपको समझना है, उस कड़ाके की ठंड में भी समझना है, ठीक है ना। तो माता पिता से संतति का जन्म प्रजनन जनन कहलाता है। अब आपको समझना है कि जनन की जो विधियां हैं वो आखिर क्या है, ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि जब भी हम बीजों के रोपण से नए पौधे की जब हमें प्राप्ति होती है तो उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। जब भी हम बीजों को रोप कर एक नए पौधे की हमें जब प्राप्ति होती है तो उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था, बीजों को रोपण के अलावा, ठीक है ना, बीजों को अगर हम नहीं रोपते हैं फिर भी हमें अगर नए पौधे की प्राप्ति होती है तो वह जो प्रजनन कहलाया, वह प्रजनन का प्रोसेस क्या हुआ, प्रक्रम प्रक्रिया क्या हुआ, उससे हम कहेंगे अलैंगिक जनन, ठीक है। समझना आपको बातों को। तो अलैंगिक जनन में बीजों का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और लैंगिक जनन में हम बीजों का उपयोग कर रहे हैं। ये बात हम बता रहे हैं आप सभी को पादपों के बारे में। याद रखना है, पादपों में बीजों का अगर हम हेल्प लेकर, सहायता लेकर नए पौधे की अगर हमें प्राप्ति होती है तो वो लैंगिक जनन कहलाई। अगर हम पादप से एक नए पादप का जन्म होता है लेकिन हम बीजों का हेल्प या फिर सहायता नहीं लेते हैं तो फिर वह प्रजनन कहलाया अलैंगिक जनन। याद रखना है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया गुड़हल के पेड़ के, ठीक है ना, उन पौधों के अगर एक हम टहनी को लेकर हम अगर
मिट्टी में रोपण कर दें तो फिर नए पौधे की सृष्टि हो जाती है। यह एक अलैंगिक प्रजनन का ही एक उदाहरण है, ठीक है ना। अब है आपको समझना कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि आखिर इनको हम कहते क्या है। अलैंगिक जनन में हमने एक डाल को काट लिया, एक टहनी को काट लिया, ठीक है ना, गुड़हल के, फिर मिट्टी में हम रोप देते हैं तो फिर नए पौधे का जन्म हो जाता है। समझना है आपको बातों को। तो यह प्रजनन की विधि ही है, ठीक है ना, प्रजनन की विधि ही है अलैंगिक जनन कहते हैं हम उसे। अब समझना कि आखिर वो पार्ट्स, वो अंग के नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, हम उस अंगों के नाम कहेंगे कायिक अंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंग्लिश में हम लोग कहेंगे और हिंदी में हम लोग कहते हैं कायिक अंग। होते क्या है, चलिए समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक पेड़ में या फिर पौधे में मूल पाई जाती है, तना पाए जाते हैं, पत्तियां भी होती हैं, ठीक है ना, ये सभी पुष्प भी होते हैं। तो ये पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं, ठीक है ना। समझना आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि एक पौधे में पुष्प भी होते हैं, मूल होती है, तना होती है, पत्तियां होती है, लेकिन मूल, तना, पत्तियों से जो हमें नए पेड़ों की हमें सृष्टि होती है, हमें जो नए पेड़ मिलते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल्स में गुड़हल के बारे में बताया, ठीक है ना, वो कायिक अंग के कारण ही हुए, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। अब है आपको जान लेना कि कायिक अंग से क्या हमें नए पौधे जो है हमें मिल पाएंगे, याद रखना है। तो इसका आंसर होगा डेफिनेटली, निश्चित रूप से आपको कायिक अंग से नए पौधे की सृष्टि होती है, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये जनन अंग होते क्या है, पौधे में ये कहां रहते हैं ये, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं पौधे में जनन अंग में के रूप में जो कार्य करता है वह है पुष्प। पुष्प पादप में जनन अंग का जनन का कार्य करता है। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, ठीक है ना। अब आपको जान लेना पुष्प के बारे में थोड़ा सा और। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग होता है या फिर मादा जनन अंग होता है या फिर दोनों ही होते हैं। समझना है आपको। पुष्प ही किसी पेड़ या पौधे के जनन अंग के रूप में काम करता है। पुष्प में हो सकता है नर जनन अंग है या फिर मादा जनन अंग है या फिर दोनों ही है। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक आपने जान लिया, पौधे में जितने भी सारे जो पार्ट्स होते हैं, जो मूल हैं, तना है, पत्तियां हैं, जिनसे हमें नए पौधे की उत्पत्ति हम कर सकते हैं, उससे हम कायिक अंग कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि कायिक प्रवर्धन से क्या हम नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम कायिक प्रवर्धन से नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। अब आपको जानना कि कायिक प्रवर्धन आखिर होता क्या है। तो कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन है जिसमें हम बीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। समझना है आपको बातों को। बीज का अगर हम इस्तेमाल कर लिए तो फिर वो लैंगिक जनन हो गया, ठीक है ना। तो कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने या फिर पत्तियां अथवा मुकुल, ठीक है ना, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप को प्राप्त किया जाता है। याद रखना है, ठीक है ना। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से प्राप्त होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन हम कहते हैं। कायिक भागों से प्राप्त होता है, याद रखना आपको। पुष्प से हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अगर हम पुष्प से किसी नए पौधे को प्राप्त कर रहे होते या फिर बीजों से प्राप्त कर रहे होते, बीजों से डेफिनेटली, तो निश्चित रूप से तो बीज से प्राप्त करते तो वह लैंगिक जनन। यहां हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में, जहां पर कायिक प्रवर्धन का नाम आता है, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि कायिक प्रवर्धन का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स के रूप में बताया कि कायिक प्रवर्धन में कैसे ये काम करते हैं। जैसे मैंने आपको गुड़हल के बारे में बताया, तो यहां पर बता रहे हैं गुलाब अथवा चंपा के बारे में भी। गुलाब अथवा चंपा के पौधे को, किसी शाखा को आपको अगर काट देना है, फिर उससे अगर रोप देते हैं, ठीक है ना, आप देखोगे कि वहां से भी पत्तियां निकलती हैं, नए पौधे का जन्म होता है। इसे हम कलम कहते हैं। ध्यान देना है, कलम वह प्रोसेस है जिसमें अगर हम काट देते हैं पौधे के किसी भाग को, तो फिर से हम देखते हैं कि उस निश्चित स्थान से नए पत्तियों का जन्म होता है, ठीक है ना। कलम कह रहे हैं, कलम करना। कलम्स में क्या करते हैं, जनरली जो पौधे होते हैं उसको अगर हम बढ़े हुए डाल को अगर हम काट देते हैं, ठीक है ना, ये पौधा है मान लीजिए,
और यहां पर हम इस भाग को अगर हम काट देते हैं, ठीक है ना, ये वाले पोर्शन को अगर हम काट देते हैं तो फिर से हम देखेंगे कि इस पोर्शन से नए पौधे का, नए पत्तियों का जन्म हो रहा है, ठीक है ना। इस पोर्शन से नए पत्तियों का जन्म हो रहा है। फिर से काट देने के बाद ये वाला पोर्शन तब नहीं है, लेकिन यहां से फिर से नए पत्तियों का जन्म हो रहा है, ठीक है ना। इसे हम कलम करना कहते हैं, सीधे शब्दों में, साधारण भाषा में। अब है हमें जान लेना कि आखिर कायिक कलिकाएं क्या होती हैं। ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर कायिक कलिकाएं क्या होती हैं। कलियों के बारे में तो आपने सुना होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष या फिर पत्तियों के पर्व संधि से जो जुड़ाव बिंदु होता है, जिसमें कलिकाएं या फिर मुकुल होती हैं, कलिका यानी मुकुल, ठीक है ना, जिस कलिकाओं से अंकुर के रूप में जो विकसित होती हैं, याद रखना है कली, ठीक है ना। कायिक, जैसा मैंने कहा, तो कायिक जो कलिकाएं होती हैं, जो पुष्प, जो कलियां होती हैं, पुष्प कली के ठीक पीछे अगर आपने देखा होगा, पुष्प कलियों का जो जुड़ाव बिंदु है, पत्तियों के कक्ष, पत्तियों के जो पर्व संधि से जुड़ाव का जो बिंदु है, ठीक है ना, पत्तियों के पर्व संधि से जो जुड़ाव बिंदु है, वहां से भी कायिक कलिकाएं निकलती है। और उस कायिक कलिका में एक छोटा तना होता है, याद रखना है आपकी बातों को, ठीक है ना। छोटा तना होता है और वह अपरिपक्व होता है वैसे, जो दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है, याद रखना है। और वह लेकिन कायिक कलिकाएं नए पादप को जन्म दे सकती है, याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो कायिक जो कलिकाएं होती हैं वो पत्तियों के पर्व संधि से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। वो जुड़ाव का वो बिंदु होता है, उनमें ऐसी क्षमताएं होती हैं कायिक कलिकाओं से कि वह जो है नए पौधे को जन्म दे पाए। अब इस कायिक कलिकाओं को दूसरे शब्दों में हम आंख भी कहते हैं। आंख कहने का तात्पर्य क्या है, इसे हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, अगर बहुत सारे जगह पर अगर हम देखें कि आलू, अगर आपने बहुत टाइम ऐसे देखे होंगे, आलू में एक आंख जैसा एक रचनाएं जो है वो पाई जाती है, आप देखे होंगे इस प्रकार से। ये कायिक कलिकाओं का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये कलियां हैं, ये जनरली उनके कलियां हैं कायिक भाग से निकल रही, जिसके पास एक ऐसी क्षमताएं होती है, मुकुल है, ठीक है ना, जिनके पास एक ऐसी क्षमता है कि नए पौधे का जन्म हो सकता है। याद रखना आपको इन बातों को। तो आलू में से होता है जनरली। अब आलू में से इन पोर्शन को हम आंख कहते हैं। इस वाले पोर्शन को, जैसा जो मैंने अभी सर्कल करके बताया, उन पोर्शन को हम आंख कहते हैं। आंख से नए नए पौधों का जन्म होता है, इसे आपको समझना है, ठीक है ना। ये भी कायिक कलिका ही हैं, इसे भी आपको समझना है। इसके अलावा अदरक, ठीक है ना, आप देखे होंगे अदरक से भी कायिक कलिकाओं का विकास होता है, उसमें भी नए पौधे की सृष्टि करने की ताकत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ब्रायोफाइलम एक पौधा होता है, पत्थर चट्टा के पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। पत्थर चट्टा नाम का एक पौधा होता है जिसमें पत्तियों में उनकी जो होती है कलिकाएं होती हैं, ठीक है ना। वह पत्ती अगर नीचे गिर जाए मिट्टी पर, ठीक है ना, जैसे पेड़ हुए, पत्तियां हुई, वह पत्ती अगर नीचे गिर जाती है तो उसमें से भी नए पौधे का जन्म हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। तो याद रखना है कि कुछ पादपों की जड़ें यानी मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। आप सभी अभी कलिकाओं के बारे में जान लिए। अब है कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी जड़ों भी नए पौधे को जन्म दे सकती है, जैसे उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया, ठीक है ना। ये जो पेड़ के जो जड़ें हैं, इनसे भी नए पौधे का जन्म हो सकता है। यहां पर आप जो वर्णन आप देख पा रहे हैं, ये सभी अलैंगिक जनन की ही विधि है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में ही जो है आपने अभी तक जाना। यहां पर हम बीजों के इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, बीजों के इस्तेमाल से नए पौधे की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब है ब्रायोफाइलम, जो पत्थर चट्टा, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि जिसकी पत्तियां अगर आप देख पा रहे हैं, उनकी पत्तियों से भी जो कायिक अंग से प्रवर्धन जो है वो निकल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ये अगर पत्तियां अगर मिट्टी में गिर जाए तो उपयुक्त, जब उन्हें तापक्रम, उन्हें उपयुक्त अनुकूलन, सब व्यवस्था, अगर पर्यावरण व्यवस्था मिलने लगे तो नए पौधे की सृष्टि होती है। याद रखना आपको इन बातों को। अब है आपको जान लेना
कि कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग विलग्न हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। याद रखना है, कैक्टस जैसे भी पौधे हैं उनके भी नए भाग से, उनके भी जो मदर सेल है, जो मदर है, जो मेन जो कोशिकाएं हैं, मदर सेल हम कहते हैं उन्हें, और जो अलग होने वाले जो भाग हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है ना, संतान वाली कोशिकाएं कहती हैं, जिनका जन्म हुआ माता से अलग होकर। तो कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग या फिर विलग्न हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। याद रखना है, फिर प्रत्येक विलग्न भाग एक नए पादप को के रूप में वृद्धि कर सकता है। इसलिए कैक्टस के जो पौधे होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, एक कैक्टस के पौधे में से बहुत सारे जो उसके भाग हैं वो निकले हुए हैं। ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जान लिया कि आखिर प्रजनन क्या है। ठीक है ना, प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है, और प्रजनन पादपों में कितने तरह के होते हैं, एक है लैंगिक और एक है अलैंगिक। हमने अब तक अलैंगिक के बारे में ही अब तक हमने पढ़ा है। अलैंगिक में हमने जान लिया कि आखिर कायिक भाग आखिर क्या होते हैं, कायिक प्रवर्धन आखिर क्या होते हैं। ठीक है ना, पेड़ों के जो कायिक भाग हैं वो पत्तियां हैं, तने हैं। कायिक प्रवर्धन, कायिकों से होने वाले नए पौधों का जो विकास है कायिक प्रवर्धन कहा जा रहा है। ठीक है ना, समझना है, उसमें कलम भी एक माध्यम है। इसके अलावा आपने जाना कि कायिक भागों से, जो कायिक मुकुल है, उससे किस प्रकार से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे पत्थर चट्टा जैसे पौधों से, उनकी पत्तियों से किस प्रकार नए पत्तियों का जन्म हो रहा है। यहां तक कि आलू तना के रूप में, आलू से किस प्रकार से उनके आंखों से या कायिक भागों से आखिर नए पौधे का विकास हो रहा है। ठीक है ना, हमने अभी तक कायिक भागों से किस तरह से विकास हो रहे हैं किसी नए पौधे का, उनके बारे में जाना। यह पूर्ण रूप से ही अलैंगिक प्रजनन की विधि हुई। अब हम लोग जान लेंगे मुकुलन के बारे में। ठीक है ना, मुकुलन भी अलैंगिक प्रजनन की विधि है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं मुकुलन के बारे में, मुकुलन प्रजनन की वह विधि जिसमें जीवों के शरीर से मुकुलन का उभार निकलता है एवं उनमें से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। याद रखना आपको इन बातों को। ठीक है ना, तो यह जनरली मुकुलन जो होता है यह एक प्रजनन की विधि है जिसमें जीवों के शरीर से एक मुकुलन उभार निकलता है और नए जीव की सृष्टि होती है। एग्जाम्पल्स के रूप में देखा जाए तो हाइड्रा और ईस्ट में ऐसा होता है। ठीक है ना, अब आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन है जो हो रहा है। ये ईस्ट है, ईस्ट की कोशिकाएं हैं, जहां से नए कोशिका का जो जन्म होगा, जो डॉटर सेल्स हम लोग कहते हैं, मदर सेल्स यानी जो मातृ कोशिकाएं, जो मूल जो कोशिकाएं हैं जिनसे जन्म होगा वो मातृ कोशिकाएं, और जिनका जन्म होगा वह है डॉटर सेल्स। ठीक है, यहां एक उभार आता है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, ये उभार आप देख पा रहे हैं, उभार के रूप में इसमें से उभारण धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, विकसित होता हुआ मुकुल, और नवीन मुकुल देखिए ये टोटली जो है अब कुछ सिर्फ जो है नए मुकुल के रूप में ये आ गया, और ये टोटली अभी अलग होना बाकी है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये पूरे तरह से अलग यहाँ पर हो चुका है इस स्टेज में। यह एक्चुअली ये तीर जैसा दिखाया हुआ ये स्टेज है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, धीरे धीरे का ये प्रोसेस है। ठीक है ना, ईस्ट में जो मुकुलन होते हैं, जो जनन होता है कुछ ऐसा होता है, और अंत में आप देखोगे मुकुल का एक श्रृंखला ये टोटली एक अलग हो चुके हैं। ठीक है ना, ये मातृ सेल हुआ, ये बड़ा वाला, और इसमें से ये डॉटर सेल्स, तीन तरह के आप देख पा रहे हैं यहां पर नए मुकुल से जन्म हुआ, तीन तरह के नए पौधे का। समझना है आपको बातों को। अब ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे जो प्रवर्धक होते हैं, प्रवर्ध, उसे हम मुकुल या कली कह रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ईस्ट में जो जनन हुआ वो इस प्रकार से मुकुल या कली के आधार पर हुआ। समझना है आपको बातों को। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि खंडन के बारे में। खंडन प्रजनन की वह विधि, अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें मातृ जो कोशिकाएं हैं वह खुद टूटकर अलग अलग हो जाती है, खंड के रूप में विभक्त हो जाती है, दो अलग अलग या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पाइरोगायरा यानी शैवाल। ठीक है ना, शैवाल कहां पर मिलते हैं आप जानते हैं, तालाब के किनारे, पोखर के किनारे जो नमीयुक्त जगह होता है शैवाल काफी तेज बढ़ती है। ठीक है ना, ये मदर सेल है। ठीक है ना, यहां पर आप देख पा रहे हैं जो मदर सेल है। ठीक है ना, यह विखंडित हो गई है दो भागों में अलग अलग, यहां पर ये इनके दो नए नए संतान हुए। ठीक है ना, ये
नया नया फिर से जन्म हुआ संतानों का, ये मदर सेल हुआ, ठीक है ना। ये नए संतान का जन्म हुआ और फिर जब ये परिपक्व हो जाएंगे फिर इनसे भी दो विखंडन होगा अलग अलग, फिर इनसे भी दो निकलेंगे, या दो से अधिक भाग भी निकल सकते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो यह जो बात है यह खंडन प्रजनन की प्रक्रिया से ही संभव है, जो कि शैवालों में होते हैं। इंग्लिश में स्पाइरोगायरा हम कहते हैं। स्पाइरोगायरा में कौन सा प्रजनन होता है, तो स्पाइरोगायरा में खंडन की प्रक्रिया से प्रजनन होता है। याद रखना आपको इन बातों को। साथ में जो पाथरकुची है उसमें किस तरह का होता है, कायिक प्रवर्धन से उनमें होता है, जनरली नए पादप का जन्म होता है। इन बातों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर बीजाणु निर्माण या प्रजनन की आखिर कौन सी है। क्या बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन है या फिर लैंगिक प्रजनन है, तो निश्चित रूप से यह अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है ना। याद रखना है आपको, ये स्पोर फॉर्मेशन इसका इंग्लिश होता है, ठीक है ना, समझना है आपको। यह कैसे संभव है इसे आप चलिए हम समझते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने के बाद नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, बीजाणु प्रजनन कहते हैं। याद रखना है आपको। जिस तरह अमीबा के अंदर न्यूक्लियस डिवीजन होते रहते हैं, याद रखना आपको इन बातों को। तो यह भी एक उदाहरण है, आपके बुक में जो उदाहरण दिया गया इसे समझना है आपको। जिस तरह आप देख रहे हैं कि डबल रोटी, जो पाव रोटी है उसमें कवक उगाते हैं। कवकों में एक ऐसा गुण पाया जाता है कि उसमें काफी सारे बीजाणु निर्माण करने की गुण पाई जाती है, ठीक है ना। रुई के जाल जैसा दिखता हुआ, बहुत हल्के होते हैं इनके बीजाणु और हवा में तैरते रहते हैं। अगर इन्हें अनुकूल परिस्थितियां ना मिले, यानी प्रतिकूल परिस्थितियां मिले, लेकिन ये बढ़ते तो रहेंगे, ठीक है ना, याद रखना है, लेकिन सीमित क्षेत्र में, ठीक है ना। जन्म इनका जो है वो अंदर ही अंदर होता रहेगा, लेकिन जब भी इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, प्रतिकूल जब ये चले जाएंगी, पर अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद ही, ठीक है ना, तब ये नए पौधे के रूप में जन्म लेगी। याद रखना है आपको इन बातों को। तो इस तरह से ये सुरक्षात्मक एक आवरण जो है अपने चारों तरफ एक ढक कर रखते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, ताकि ये लंबे समय तक जीवित रह सके जब प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है। याद रखना है आपको इन बातों को। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो फिर नए जीव के रूप में ये विकसित हो जाते हैं। इसीलिए जो कवक होते हैं जनरली रुई के जाल जैसा, ठीक है ना, आप देखे होंगे बहुत समय, तो वो बहुत ही जल्दी फास्ट जो है वृद्धि भी करते हैं अगर उन्हें प्रॉपर रूप से उपयुक्त अगर उनके लिए वातावरण मिला, ठीक है ना, याद रखना है। रुई के जाल नुमा जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये बीजाणु निर्माण से ही उत्पन्न होते हैं। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, ये इनकी बीजाणु है, बीज दाणु, ये जो बीजाणु धानी जो है ये इनमें होती है, ठीक है ना। और उनके अंदर जो है होता है ये बीजाणु होते हैं, ये फैलते रहते हैं अगर इन्हें पर्याप्त रूप से, अगर इन्हें अनुकूल रूप से अगर वातावरण मिला तो, ठीक है ना। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में ये आवरण ढक लेते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन खुले रूप से नहीं। समझना आपको इन बातों को। तो यह जो बीजाणु निर्माण का जो भी प्रोसेस है यह भी अलैंगिक प्रजनन ही है। यह भी कई बार पूछा जाता है, जो अलैंगिक प्रजनन बीजाणु निर्माण से किस तरह से अलैंगिक प्रजनन होते हैं, किस में होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना, याद रखना आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स अब तक हमने जान लिया अलैंगिक जनन के बारे में। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो के प्रारंभ में ही जान लिए थे कि पादप में जो जनन का जो मुख्य अंग होता है वह पुष्प में ही होता है। अब हम लोग जान लेंगे जनन की दूसरी प्रक्रिया और विधि के बारे में, जिसे हम लैंगिक जनन कह रहे हैं, जिससे बीजों से नए पौधों की सृष्टि होती है। अब तक हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग जान लेंगे लैंगिक जनन के बारे में, जो पुष्पों से होते हैं किसी भी पौधे में, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, वीडियोस के स्टार्टिंग में, कि आखिर पुष्प जो होते हैं हो सकते हैं उसमें नर जो है उसमें अंग मौजूद है किसी पुष्प में, याद रखना है, या फिर ऐसे भी पुष्प हो सकते हैं जिसमें नर और मादा दोनों की ही जनन अंग उसमें मौजूद होते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें नर के जनन अंग पाए जाते हैं एक लिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों के ही जनन अंग पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब आपको जान लेना है कि
सीधे सरल भाषा में कि आखिर पुंकेसर क्या है और क्या है स्त्रीकेसर। फूल में पाए जाने वाले जो नर वाले जनन अंग होते हैं, नर वाले, उसे हम कहते हैं पुंकेसर। किसी फूल में पाए जाने वाले जो मादा जनन अंग होते हैं उसे हम कहते हैं स्त्री केसर। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। पुंकेसर और स्त्री केसर। पुरुष पुंकेसर पुरुष वाले नर वाले, और स्त्री केसर मादा वाले, ठीक है ना, जो जनन अंग होते हैं किसी भी पुष्प में। पुष्प हो सकता है एकलिंगी जिसमें नर के जनन अंग हो सकते हैं, या फिर मादा के भी जनन अंग हो सके, एक ही के ही होना पड़ेगा तो वो एक लिंगी होगा। द्विलिंगी कहने का तात्पर्य दोनों के ही जनन अंग उसमें मौजूद है, ठीक है ना। अब हमें जान लेना है कि एक लिंगी पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। ऐसे पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प। या फिर ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर या फिर स्त्रीकेसर दोनों के ही एक साथ रहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण पूछा जाता है। तो मक्का, पपीता, ककड़ी, खीर के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल्स में जो भी मक्का है, आप देख पा रहे हैं मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होता है, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं यहां पर। अब है कि आखिर ये नर जनन अंग क्या है, ठीक है ना, और मादा जनन अंग आखिर क्या है, इसको अगर हमें समझना है, जो पुंकेसर में होते हैं। पुंकेसर यानी नर वाला जनन अंग। तो पुंकेसर में पाया जाने वाला जो अंग है, जो कि नर जनन अंग है, वह है परागकोश। याद रखना है, परागकोश नर जनन अंग है, और ये पतंतु जो है ये नर जनन अंग है, ठीक है ना। तो इसमें से मुख्यतः जो काम करता है ये है परागकोश, ठीक है ना। यही परागकोश वतिकाग्र में जाकर किसी और से जाकर मिलते हैं, किसी और फूल पर जाकर गिरते हैं, ठीक है ना। ये परागकोश के परागकण जो है, यही परागकोश में उपस्थित जो परागकण है, ये उसी फूल में या फिर दूसरे पौधे के फूल में जाकर मिलते हैं, तो फिर सृष्टि होती है बीजों की। याद रखना है, बीजों का अंकुरण होता है, ठीक है ना। याद रखना है, पुष्प में जाके मिलते हैं, पुष्प से ही हमें मिलते हैं बीज। याद रखना है आपको इन बातों को। यह भी कई बार पूछा जाता है कि आखिर पुष्प जब मादा और जनन अंग जब मिलते हैं तो तैयार करते हैं जिस युग्मनज का, तो वो क्या होता है, वह होता है बीज। याद रखना है, ये बीज होता है। नर और मादा जब जनन अंग मिलकर जो युग्मनज जो बनाते हैं, जो जाइगोट का निर्माण करते हैं, हाँ, पुष्प में यानी फूलों में, वह पौधे में, किसी पौधे में वह बीज की सृष्टि करता है। याद रखना है, वो बीजों की सृष्टि करता है। ये कई बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब देख लेंगे स्त्री वाला जो भाग है, स्त्री केसर वाला जो भाग है, वो आखिर क्या है। तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, जो वतिकाग्र है, वतिकाग्र जो वर्तिका है, जो बीजांड है, जो अंडाशय है, ये वाला सभी स्त्री केसर के ही भाग है। याद रखना है आपको कि ये जो परागकोश है, परागकोश, परागकण, इसमें उपस्थित जो परागकण हैं वो वतिकाग्र में जाकर मिलते हैं। अगर हम रेड चिन्ह से आपको बता दें तो काफी अच्छा रहेगा। परागकोश में उपस्थित जो परागकण हैं वो वतिकाग्र में जाकर मिलते हैं, ठीक है ना। यही तो आपको जानना है कि आखिर लैंगिक जनन में आखिर होता क्या है। लैंगिक जनन में पौधे में जो परागकोश में उपस्थित जो परागकण होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो परागकण वर्तिकाग्र में आकर मिलते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफर होते हैं यहां से यहां या फिर यहां से यहां, दोनों में से कहीं मिलते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। ये जनरली परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र में आकर मिलते हैं। किस प्रकार मिलते हैं, बहुत सारी विधियां हैं, आगे पढ़ेंगे। कभी कीटों के द्वारा, कभी फूलों के द्वारा, कभी हवा के द्वारा, कभी वर्षा के द्वारा, ये इनका प्रोसेस होता है। अब आपको समझना है कि आखिर ये नर युग्मक आखिर होते क्या है। परागकोश में परागकण जो होते हैं, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, वो नर युग्मक को ही बनाते हैं। यही मेन लाइन है,
ठीक है ना। मुख्य जो लाइन है इसमें समझने की आपको कि पराग कोश में उपस्थित पराग के जो कण होते हैं वही नर युग्मक का निर्माण करते हैं, और यही नर युग्मक जो है स्त्री केशर के वर्तिकाग्र में जाकर मिलता है। ध्यान रखना है। अब है स्त्री केशर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं, ठीक है ना। अब समझना है आपको कि ये युग्मनज क्या है। नर लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। समझना आपको बातों को। लैंगिक जनन में नर और मादा, ठीक है ना, याद रखना है, नर और मादा के युग्मकों से युग्मन होता है, यानी मिलते हैं वो लोग और फिर क्रिएट करते हैं युग्मनज का, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब है आपको जान लेना कि आखिर ये परागण क्या होते हैं, ठीक है ना। परागण आपको समझना है। सामान्यतः पराग कणों में शुद्ध आवरण, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, उन्हें सूखने से जो बचाता है, क्योंकि पराग कण जो होते हैं काफी हल्के होते हैं। यह वायु के द्वारा अथवा जल के द्वारा बाहर ले जाए जाते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के अन्य पुष्पों पर जाकर बैठता है तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ पराग के कण गिर जाते हैं, याद रखना है। और पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। काफी ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। पराग कणों के परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागगण कहलाता है। अभी मैंने कहा परागकण कहां हुआ, परागकण हुआ पुरुष पुंकेसर में, ठीक है ना। पुंकेसर से निकलकर जब स्त्री केसर के पुष्प के वर्तिकाग्र पर मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, ये पार्ट्स वर्तिकाग्र पर आकर मिलते हैं, ठीक है ना। वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित, ऐसे ही परागण कहते हैं, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको ये लाल से अभी बताया कुछ देर पहले। इसमें से मैंने कहा कि वायु के द्वारा भी मिलते हैं, फिर कीट पतंगों के द्वारा भी मिलते हैं, वर्षा के जल द्वारा भी ये मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे ही हम परागण कहते हैं। अब ये परागण होता है दो तरीके का। किस तरह का होता है दो तरीके का। स्वपरागण होता है, ध्यान देना है आपको। स्वपरागण होता है और पर परागण होता है। होता क्या है, यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसी पुष्प पर, सेम पुष्प पर, उसी पुष्प के अगर वर्तिकाग्र पर गिर पड़ते हैं किसी तरह से, तो स्वपरागण हो गया। और पुष्प के परागण अगर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, ठीक है ना, उसी पादप यानी उसी पेड़ पौधे के, उसी पौधे के अन्य पुष्प पर गिरते हैं, तो इसे हम पर परागण कहते हैं। ये दोनों परागण काफी इंपॉर्टेंट है, स्वपरागण और पर परागण। कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वपरागण होता क्या है, पर परागण होता क्या है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। अब आपको समझना है कि आखिर किस तरह से ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। पुष्प परागण होता कैसा है, जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं एग्जाम जूम करके, ठीक है ना। ये वर्तिकाग्र वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। ये परागण, जैसा मैंने आपको मेल वाला जो पार्ट हो गया, जो पुंकेसर वाला पार्ट हो गया, ये परागण, ठीक है ना, यहां पर मौजूद है। ये वर्तिकाग्र वाला पोर्शन है, ठीक है। ये परागकोश, ठीक है, और ये वर्तिकाग्र। तो पराग के जो कण हैं वो कहां पर जाते हैं, वर्तिकाग्र में आके मिलते हैं। यहां वाला जो दूरी है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, इस प्रोसेस में ही परागण हम कह रहे हैं, इस प्रोसेस में ही, ठीक है ना, इसे ही हम परागण कह रहे हैं। यह प्रोसेस दो भागों में से, दो रूपों में से हो सकता है, स्व और पर, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अब है आपको जान लेना कि निषेचन होता क्या है। जब पराग के कण जब वर्तिकाग्र पर मिल जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद का जो प्रोसेस है, तो नर और मादा के युग्मकों के युग्मन से, संयोजन से बनी हुई कोशिका युग्मनज कहलाती है। अब है नया सेल्स का उत्पत्ति, निषेचन जो होता है, ध्यान समझना है आपको। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। जब वो दोनों मिलते हैं, ठीक है ना, उनके मिलने का जो प्रोसेस है उसमें हम निषेचन कह रहे हैं। अब यहीं पर सृष्टि होगा नए बीज, ठीक है ना, नए बीज की जो सृष्टि होगी यहीं से होगी, जब पराग के कण और पराग के कण जब वर्तिकाग्र में मिल जाते हैं, जब
ठीक है ना, तैयार होता है युग्मनज का, ठीक है ना। अब युग्मनज बनाने के लिए जो प्रक्रम को फॉलो किया जाता है वह होता है निषेचन। निषेचन का प्रोसेस होता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद तैयार होता है भ्रूण की, ठीक है ना, भ्रूण के रूप में विकसित होता है। यह होता कैसे है यहां पर आपको बताया गया है, ठीक है ना। यह अंकुरित होता परागण आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर नलिकाएं हैं, ये पराग नलिकाएं हैं, ये अंड कोशिका है, यहां पर अंड कोशिका, ये फूल के अंदर का वाला भाग है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान से समझना है आपको। अंकुरित होता परागण, उसके अंदर वाला जो प्रोसेस है, ठीक है ना, यहां पर रहती है अंड कोशिका, ठीक है। और यह है पराग नलिका, आप देख पा रहे हैं युग्मनज का निर्माण हो रहा है यहां पर, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। ये अंड कोशिका है। तो इस तरह से बीजों का जो निर्माण होता है, जो भ्रूण का जो निर्माण होता है, वो इसी तरह से हो रहा है, ठीक है ना। यह देख पा रहे हैं आप बीजों के निर्माण, सेब के अंदर आप देख पा रहे हैं ना बीजों के निर्माण को, देखिए, ध्यान से समझना है आपको। अब है फल और बीज का विकास। अब कैसे फल और बीज का विकास आखिर होता है उसके बारे में भी बात आपको बताई जा रही है। निषेचन के पश्चात होता है क्या, अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित हो जाते हैं। बीज ही एक भ्रूण होता है, याद रखना है। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण इसके अंदर होता है, ठीक है ना। समझना है आपको हम बातों को। जैसे गुदेदार रसीले जो फलों में होती है, जैसे आम, सेब, संतरा, कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम, अखरोट इत्यादि। ये जो बीजों, फल और बीज का जो विकास की जो प्रक्रिया है आपको समझाई जा रही है, ठीक है ना। ये निषेचन के बाद ही अंडाशय का विकास होता है, अंडाशय फल में विकसित, अंडाशय ही फल में विकसित हो जाता है, याद रखना है। ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वह किसमें विकसित होता है, तो वह होता है फल में विकसित हो जाता है, और पुष्प जो है मुरझाकर गिर जाते हैं। और परिपक्व हो जाने के बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढके रहता है। ये टोटल प्रोसेस है, ठीक है ना। उसके बाद वाला प्रोसेस जिसमें हमें फल और बीज दोनों ही मिल रहे हैं, किस प्रकार से, यह बात आपको बताई गई है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे जान लेंगे कि आखिर बीज प्रकीर्णन होता क्या है। बीजों का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ही बीज प्रकीर्णन कहलाता है। समझना है, बीज प्रकीर्णन है क्या, बीजों का एक जगह से दूसरे स्थानों पर जाना, ठीक है ना, नए पादप की सृष्टि करना, तो वह बीज प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण ही होता है। यह कैसे संभव है, तो फ्रेंड्स यह संभव है, किसान करते हैं। जो किसान है वो खेतों पर बीजों को छींटते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कोई भी फसल के उत्पादन के समय, बीज के समय ऐसा वो करते हैं, जब उन्हें नया फसल पाना होता है, नए पौधे को प्राप्ति करनी होती है, तो ऐसा वो करते हैं, ठीक है ना। फिर उन्हें जैसे ही उस बीज को नमी युक्त या फिर बीज को बढ़ने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उनको मिलने लगती है, जैसे हवा, पानी, जल, ये मिलने लगती है, नमी, तो फिर वो एक नए पौधे को जन्म देती है। याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना। अब है आपको जानना कि और वो कौन सा तरीका है जिससे बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकृति में पादप के फल और बीजों का प्रकीर्णन होता है कैसे, समझिए। पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन होता है पवन के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा। पवन यानी हवा के द्वारा, हवा के द्वारा जो बहती हुई हवा है उनके द्वारा होता है बीजों का प्रकीर्णन। जंतुओं द्वारा होता है, कई बार जंतुओं के पैर में चिपक जाते हैं, ठीक है ना, उनके जो कण होते हैं, और फिर वो दूसरे जगह पर जब वो जंतु जाकर बैठ जाते हैं तो फिर इस प्रकार बीजों का प्रकीर्णन होता है, या फिर नए पौधे की उत्पत्ति होती है। जब बहुत समय ऐसा देखा गया है जो जंतु हैं बीजों को खा लेते हैं, फिर बीज जब दूसरे जगह पर जाते हैं, जब वो एज अ यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, तो फिर नए पौधे की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। देखिए यहां पर सहीजन
ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा मदार के रोमयुक्त बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थान पर चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा पकिर्णित होते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी और तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन यानी तैर सके, ठीक है ना, तैर कर कुछ दूर तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा पकिर्णित भी होते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और फिर जब वो दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनके साथ वो चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूरेना और जेंथियम, इस प्रकार के जो पौधे हैं उनमें ऐसा होता है, ठीक है ना। तो समझना है कि बीज किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कई सारी विधियों का भी आपको बताया गया है। कई सारे पौधे में ऐसे होते हैं, जैसे सूरजमुखी के पौधे में हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा आपने जाना कि किस प्रकार से नारियल में हुआ, ठीक है ना। और कुछ पौधे के फल जो हैं ऐसे फट जाते हैं कि उनके जो बीज होते हैं छिटक जाते हैं बाहर, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। तो इससे भी बीजों का प्रकीर्णन होता है, बीज एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और एक ही तरह के पौधे दूर तक हमें दिखाई देते हैं। वो एक ही तरह के पौधे खुद ही खुद, यहां पर किसान जो है उसमें किसानों का कोई भी रोल नहीं होता है बीजों को छिड़कने में। यहां पर खुद भी खुद पवन योगदान देते हैं, जल योगदान देते हैं, ठीक है ना। प्रकृति जो है वो अपना योगदान करती है। जैसे बहुत समय ऐसे मैंने कहा कि कुछ पौधे के फल जो है झटके के साथ फट जाते हैं, तो यहां पर क्या किसी प्रकार का किसान जो है उसका योगदान है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, यह प्रकृति का योगदान है, ठीक है ना। समझना है आपको इन बातों को। और इस प्रकार पौधे जो होते हैं नए रूप में विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपका प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जहां आपको कुछ कथन दिए जा रहे हैं और जो रिक्त है उसमें से आपको कथन को पढ़कर यह समझना है कि आखिर उस रिक्त स्थान में आखिर कौन से शब्द को हमें भरना है, ठीक है ना। चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर नंबर क में हमसे क्या पूछे गए हैं। नंबर क, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। यह है आपका पहला सवाल, जहां पर आपको पूछा जा रहा है कि जनक पादप के कायिक भागों से जो नए पादप उगते हैं उनका जो उत्पादन होता है उन प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने वीडियोस में भी जाना कि जनक पादप के कायिक भागों से जो नए पादप की सृष्टि होती है, उनकी पैदावार होती है, उनका उत्पादन होता है, उन्हें हम कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको लिखना है कायिक प्रवर्धन। क्यों ये कायिक प्रवर्धन नाम कहा जा रहा है? क्योंकि ये कायिक भागों से ही, ठीक है ना, उनके वेजिटेटिव पार्ट से ही ये क्या करते हैं, ये नए पौधे के रूप में उगते हैं, ठीक है ना। नए उत्पादन होता है पौधों का, याद रखना है। अब है आपको जान लेना कि नंबर ख में क्या पूछे गए हैं। नंबर ख ध्यान से समझना है फ्रेंड्स आपको। ऐसे पुष्प को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है डैश पुष्प कहते हैं। यह आपका दूसरा सवाल है, ठीक है ना, जहां पर आपको पूछा जा रहा है कि ऐसे पुष्प का नाम बताइए जहां पर नर, ठीक है, या फिर मादा जनन अंग सिर्फ उस पुष्प में होता है, उससे हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि एकलिंगी पुष्प क्या होता है और द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। एकलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें मादा या फिर नर, ठीक है ना, जनन अंग सिर्फ एक पुष्प में होता है, ठीक है ना, याद रखना है। एक लिंगी पुष्प या फिर ऐसे पुष्प जिसमें मादा भी होते हैं, उनका भी जननांग होता है, और फिर नर का भी जननांग होता है, दोनों का होता है, तो हम द्विलिंगी कहते हैं। द्विलिंग नाम से ही पता चल रहा है, मैंने आपको वीडियोस में ही बताया। द्विलिंग यानी दो लिंग होंगे असमान, और एक लिंगी एक लिंग हो सकता है, या फिर हो सकता है वो नर का, या फिर हो सकता है वो मादा का, ठीक है ना। तो ऐसे पुष्प को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है उन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नंबर गौ में देख लेंगे क्या पूछा जा रहा है। नंबर गौ आप देख पा रहे हैं, पराग कणों का
उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम डैश कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में, याद रखना है। पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रक्रम के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि पराग कण जब भी किसी उसी पुष्प पर या फिर दूसरे पुष्प पर जब ये चले जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, परागकोश से, तो उनके इस स्थानांतरण का जो प्रक्रम है परागण कहलाता है। याद रखना है, याद रखना है आपको अच्छी तरह से। मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आखिर परागकण जब उस फूल पर, ठीक है ना, उसी वृक्ष के उस फूल पर, दूसरे फूल पर, या फिर हो सकता है हवा के माध्यम से, कीट पतंगों के माध्यम से उनका स्थानांतरण हो जाए, तो फिर यह भी एक परागगण ही कहलाता है, ठीक है ना। नाम अलग अलग है, याद रखना है। एक होता है सेल्फ, जो स्वतः होता है, और एक होता है दूसरों की सहायता से, जिसको हम कहते हैं पर। याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। मैंने आपको वीडियोस में भी समझाया फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर अगला सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल है नर और मादा जब युग्मन डैश कहलाता है। यानी ये जो सवाल है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। नर और मादा जो युग्मक है ना, उनका युग्मन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, याद रखना है आपको। उनका जो युग्मन है उनको हम निषेचन कहते हैं। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, याद रखना है, ठीक है ना। जब नर और मादा युग्मकों का जब मिलन होता है तो उनसे जो एक तैयार होता है ना जाइगोट, ठीक है ना, याद रखना है, उनको हम निषेचन कहते हैं, और जाइगोट का एक फर्टिलाइजेशन होता है। तो यह बात भी हमने वीडियोस में भी जानी, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है। बीज प्रकीर्णन, ठीक है ना, बीज प्रकीर्णन डैश डैश और डैश के द्वारा होता है। आपको कुछ माध्यम के बारे में बताना है कि बीजों का जो प्रकीर्णन होता है, जो बीज एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं, तो वह प्रकीर्णन का जो माध्यम है वो कैसे आखिर हो पाता है। वह हवा के द्वारा हो पाता है, वह पानी के द्वारा हो पाता है, वह जीवों या फिर कीट पतंगों के द्वारा ये हो पाता है। याद रखना है आपको इन बातों को, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर आखिर 3 में हमसे, 2 नंबर में हमसे आखिर क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। अलैंगिक जो विधियां हैं अलैंगिक जनन की, उनकी विधियों के बारे में आपको बताना है, और प्रत्येक का अगर हो सके तो आपको उदाहरण भी देना है, ठीक है ना। तो समझना है पहले आपको कुछ बातों को, जो मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि अलैंगिक जनन होता है क्या है, उसकी विधियां क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में ही आज का ये पूरा आपका चैप्टर था, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से सजाकर देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पौधों को उत्पन्न कर सकता है। अलैंगिक जन्म में होता क्या है कि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो बिना बीजों के सहारे ही नए पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। जो विधियां आपको बताई गई हैं आपको इस चैप्टर्स में, वो विधि आपको लिखना है, बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग वर्णन करेंगे कायिक प्रवर्धन के बारे में। कायिक प्रवर्धन होता क्या है, तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में पादप के मूल, पत्ते, पत्ती अथवा कली या फिर मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब, ब्रायोफाइलम, आलू, अदरक इत्यादि। यह है कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन में होता क्या है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसमें हो क्या रहा है, अलैंगिक जनन है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। पादप के मूल से हो सकता है, तने से हो सकते हैं, पत्तियां से हो सकती है, कली से हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके किसी भी कायिक अंगों से ही हो सकते हैं, ठीक है ना, प्राप्त किया जाता है। अब उदाहरण के लिए गुलाब, गुलाब के लिए हम देखेंगे तो गुलाब के अगर आप किसी भी डाल को, ठीक है ना, काट कर अगर लगा दें या फिर नए रूप में अगर आप मिट्टी में रोपण कर दें, तो फिर क्या होगा, एक नए गुलाब के पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी। याद रखना है, यहां पर बीजों का हमने अनुसरण नहीं किया,
हमने बीज नहीं लगाए, याद रखना है। ठीक इसी प्रकार से आपको और भी आपको बताए गए हैं, आपको देख पा रहे हैं आप पिक्चर्स में भी, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धन आलू के बारे में, आलू से भी आंखों का, ठीक है ना, जो आंख हो रहे हैं उनसे निकल रहे हैं आलू से भी, और उसमें से भी एक एक आंख से एक आपको पौधा मिलेंगे, याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे मुकुलन के बारे में। मुकुलन, इस विधि में कोशिका में बाहर की ओर से छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली बनती है, ठीक है ना, जो क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए ईस्ट की बात कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मुकुलन, मुकुल आएगा एक, ठीक है ना, एक अलग सा अंग जो है उसमें से बढ़ेंगे, कली के रूप में निकलेंगे, याद रखना है। और जो निकलेंगे कैसे, जो मेन कोशिका है, जो मदर सेल है, उसमें से ही छोटे बल्ब जैसा अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपको ईस्ट के बारे में दिखाया गया है। ईस्ट में से आप देख पा रहे हैं, ईस्ट की कोशिका से ही विकसित हुआ जो छोटा मुकुल है वो किस तरह से बाहर निकल पा रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से अलग अलग एक ही मदर जो सेल है उसमें से अलग आप देख पा रहे हैं डॉटर सेल्स का जो उत्पत्ति किस तरह से हो पा रहा है, और यही नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे जो बाहर निकलने की कोशिश में है, ठीक है ना। तो यहां पर प्रक्रम दिखाया गया है, इसके बाद ये, ठीक है ना, उसके बाद इसका प्रोसेस, देन आप इस तरह से देख पा रहे हैं कई सारे नए ईस्ट का जन्म हो जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि अगले में कौन सा प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हमें बतानी है अलैंगिक जनन में, ठीक है ना। पहला है, उसके बाद वाला है जो प्रोसेस वह है खंडन। खंडन, टूट जाना, ठीक है ना, विखंडित हो जाना। इस विधि में जीव दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित या विखंडित हो जाते हैं, याद रखना है। इस विधि में जीव जो होता है वो दो या दो से अधिक खंड भागों में विभाजित हो जाता है। ये खंड अथवा टुकड़े वृद्धि करके नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए शैवाल या कवक का जो बॉडी है, ठीक है ना, उनमें इसी तरह का प्रजनन, उसमें इसी तरह का नए जीव की उत्पत्ति का जो प्रक्रिया है वो इसी तरह का होता है, ठीक है ना। एक बड़ा सा स्पाइरोगाइरा आप देख पा रहे हैं, शैवाल, ठीक है ना, उसमें से खंडित हो गया वो दो टुकड़े में। खंडन, विखंडन, याद रखना। देखिए ये खंडन, खंड यानी टुकड़ा, टुकड़ा देखिए हो गया, ये खंड दो भागों, दो खंड में विभाजित हो गया, एक खंड द्विखंड, ठीक है ना। तो ये जो जब मेन जो बड़ा जो मदर सेल है, अगर कहा जाए जो मातृ कोशिका है, उसमें से दो डॉटर कोशिका का जन्म हो जा रहा है, वो विखंडित होकर, और ये अलग अलग निर्माण करते हैं। इसीलिए शैवाल कवक जो हो रहे हैं ना, उनका आप देखोगे उनके बढ़ने का जो प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, शैवाल कहां पर होता है आपको सभी को पता है, आर्द्र गीले वाले जो जगह पर होते हैं, पोखरों, ठीक है ना, उसके किनारों पर जो शैवाल आप देखते हैं, उनके जो बढ़ने की जो प्रक्रिया है, उनकी जो इंक्रीज होने की प्रक्रिया है, वृद्धि की जो प्रक्रिया है, वो काफी तेज होती है, क्योंकि वो खंडन के माध्यम से बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, जान लेंगे एक और प्रक्रिया के बारे में, उनके बारे में भी हम लोग बताएंगे, ठीक है ना, अपने आंसर शीट्स में बीजाणु निर्माण के बारे में। बहुत कुछ जीव बहुत अधिक बीजाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, कुछ जीव बहुत अधिक बीजाणु का निर्माण करते हैं जो निर्मुक्त होते हैं और हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताने की कोशिश की। कुछ जीव बहुत अधिक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और जो निर्मुक्त होते हैं हवा में तैरते रहते हैं। हल्के होने के कारण ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। ये बीजाणु उच्च ताप तथा निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी यह सह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कवक, फर्न इत्यादि। समझना है आपको बातों को, क्योंकि बहुत ऐसे जीव हैं जो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, निर्मुक्त होते हैं उनके ये बीजाणु और हवा में तैरते हैं, चूंकि ये हल्के होते हैं और लंबी दूरी तक ये जाते हैं। अब है आपको समझना क्या कि प्रतिकूल परिस्थिति क्या है। ये बीजाणु उच्च ताप पर, निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सह सकते हैं। प्रतिकूल जिसमें वह बढ़ नहीं पाएगा, जिस परिस्थिति को वो सह नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, जिसमें वह आगे
प्रजनन की प्रक्रिया है जिसको वह संपन्न नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, कोशिकाओं का विभाजन नहीं हो पाएगा, तो यह बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सह सकने की क्षमता रखते हैं। जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए कवक, फर्ण इत्यादि। तो आप देख पा रहे हैं कवक में बीजाणु द्वारा जनन, ये बीजाणु है, काफी हल्के हैं, छोटे हैं, दूर तक फैल सकते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती हैं, काफी मान लें आप उच्च ताप है या फिर निम्न आर्द्रता जैसी अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो वह उसी तरह से ये बने रहेंगे, एक साथ चिपके रहेंगे। और धीरे धीरे जैसे ही उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिले, तो आप देखोगे कि कवक जो होती है किस तरह ब्रेड पावरोटी में, ठीक है ना, वर्षा के दिनों में रोटी में, पावरोटी में किस तरह से कवकों का निर्माण जो है वो होता रहता है, किस तरह से वो फफूंद जो है पूरे फैल जाते हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को आपको समझाना है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली आपको उत्तर में लिखना है, बहुत ही साधारण शब्दों में आपको लिखना है कि लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, नर और मादा। नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। किसके? नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, जो बाद में एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। यह आपको बड़े ही सीधे और सरल भाषा में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। देन आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, लैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच में प्रमुख डिफरेंसेस, प्रमुख अंतर को आपको, मेन जो अंतर है, जो मेन डिफरेंसेस है, अंतर है, उनको आपको बताने हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख पा रहे हैं उत्तर 4 में आपको लिख दिया हूं मैंने, ठीक है ना। ये अलैंगिक जनन और इधर है लैंगिक जनन। तो करना क्या है, सबसे पहले कॉलम बना दिए हैं, आपको भी कॉलम बना देना है। एक तरफ लिखना है अलैंगिक जनन और दूसरे में लिखना है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आपको लिख देना है केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। दूसरे में आपको लिखना है लैंगिक जनन में कि आपको नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक, चाहे वह माता हो सकता है, चाहे वह पिता या फिर नर हो सकती है या फिर मादा हो सकता है, ठीक है ना, अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में दोनों की ही आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से अलैंगिक जनन में दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नए जीव सामान्यतः जनक जीव के समान होती है। जो नए जीव की उत्पत्ति होती है वो जनक जीव के ही समान होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही जनक से ही उनकी सृष्टि होती है, इसलिए पूरा जो रूप होता है, पूरा जो गुण होता है, पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होती है, वो उसी पेरेंट सेल के ही जैसा होता है, याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन जिसमें लैंगिक जनन में होता क्या है, इसे आपको समझना है। नए जीव, ठीक है ना, नए जीव में क्या हो रहा है, जो नए जीव का जन्म हो रहा है उसमें दोनों जनक जीवों के गुण से संपन्न होते हैं। क्योंकि इसमें मादा भी शामिल है और पिता भी शामिल है, नर और मादा दोनों शामिल हैं, इसलिए गुण भी उनमें दोनों के ही आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन में हाइड्रा, स्पाइरो, गायरा इत्यादि जो है वो अलैंगिक प्रजनन को शो करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में जो होता है उसे समझना है हमें, मानव, कीड़े अथवा जानवर आदि लैंगिक प्रजनन दिखाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, समझना है आपको बातों को फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक पुष्प का चित्र बनाना है, उसमें आपको फिर जनन अंगों के नाम भी बताने हैं। तो सबसे पहले आपको पुष्प बनाना है, ठीक है ना। पेंसिल से आपको बनाना होगा अपने उत्तर शीट्स में, आंसर शीट्स में। तो आप देख पा रहे हैं उसमें आप मेंशंस करेंगे, ठीक है ना, उसमें जनन अंगों के नाम को आप लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग आप को करना है बाह्य दल से। अब देख पा रहे हैं बाह्य दल क्या है, ठीक है ना। बाह्य दल आपको बताने हैं, उसके बाद आपको पंखुड़ियों को बताने हैं,
फिर आपको तंतु को बताना है, ठीक है ना, फिर परागकोश को बताना है जो पुंकेसर के रूप में है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। फिर आपको बताना है आखिर वर्तिकाग्र क्या होती है, क्या होते हैं वर्तिका, ये देख पा रहे हैं नाम, ठीक है ना। वर्तिका क्या होती है, वर्तिकाग्र क्या होते हैं, और क्या होती है वर्तिका, और क्या होता है अंडाशय, आप देख पा रहे हैं अंडाशय, ठीक है ना। इस अंडाशय को भी आपको दिखाना है। देन आपको एक बड़े से, आप देख पा रहे हैं बड़े से चिन्ह का यूज करना है, जो बड़ा ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, और उसमें से आपको लिखना है वर्तिका से ये वाला पूरा जो भाग है, वर्तिकाग्र से लेकर ये पूरा जो भाग है अंडाशय तक का, इससे हम पूरे को स्त्री केसर कहते हैं। लास्ट में आपको यह बात भी मेंशन करनी है उसमें, ठीक है, अपने ड्राइंग में याद रखना है आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपने इस तरह से अलग अलग पार्ट भागों को भी बता दिया कि कौन सा भाग पुंकेसर है, कौन सा भाग स्त्री केसर है, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय कौन सा है, कौन सा भाग तंतु दल या फिर पंखुड़ियां या फिर बाह्य दल है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ड्राइंग के माध्यम से बताना है नाम को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6, स्वपरागण और पर परागण के बीच में अंतर आपको बताने हैं, ठीक है ना। यह है आपका क्वेश्चन, जहां पर आपको पूछा जा रहा है कि स्वपरागण होता क्या है और पर परागण के बीच में आपको अंतर बताने हैं। आपको मैंने वीडियोस में भी बताया कि स्वपरागण होता क्या है और पर परागण के बीच में जो अंतर है, ठीक है ना, कैसे आप चिन्हित कर पाएंगे, कैसे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पहचान पाएंगे आप कैसे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें कॉलम बना लेनी है। एक कॉलम में आपको लिखना है स्वपरागण, दूसरे में लिखना है पर परागण, ठीक है। स्वपरागण में आपको लिखना है नंबर 1 पॉइंट में वर्तिकाग्र पर उसी फूल के परागण स्थानांतरित होते हैं। वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, उसी फूल के परागण स्थानांतरित होते हैं। जबकि पर परागण में लिखना है पराग कणों को विभिन्न फूलों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है, यही है पर परागण। फ्रेंड्स याद रखना है, स्व अपना, पर दूसरा, नाम से ही पता चल रहा है। स्व परागण में जो वर्तिकाग्र पर उसी फूल के ही परागण जो है वो स्थानांतरित होते हैं, लेकिन पर परागण में होता है क्या है, पराग के कणों का दूसरे वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अब है स्वपरागण में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परागण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो स्व हो रहे हैं, खुद से हो रहे हैं, खुद के ही फूल पर हो रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए स्वपरागण में किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस। और इसमें आपको लिखना है कि परागण के लिए हवा, पानी, कीड़े आदि माध्यमों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अगर नहीं हुई तो फिर पर परागण तो कहलाया ही नहीं। समझ रहे हैं आपको बातों को, ठीक है ना। इसीलिए इसमें लिखना है दूसरा सबसे बड़ा जो उदाहरण है, जो सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है ना, अच्छा उदाहरण के रूप में आपको लिखना है इस तरह से। आगे बढ़ेंगे, तीसरा में लिखना है आपको थर्ड पॉइंट में कि नंबर 3 में उदाहरण में कौन सा है जो स्वपरागण का उदाहरण है। क्या आपके पास ऐसे कोई उदाहरण है जिसमें स्वपरागण होता है? तो आपको लिखना है उदाहरण के लिए मूंगफली, सूरजमुखी, ये सब स्वपरागण के ही उदाहरण हैं जिसमें स्वपरागण होता है। पर परागण का उदाहरण अगर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप बताओगे आम, गुलाब और फूलों के अधिकांश पौधे, उसमें पर परागण ही होते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 7 अब देख पा रहे हैं, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है वो आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशंस में भी ये पूछा जाता है कि पुष्पों में निषेचन का जो प्रक्रम है, जो विधि है, वो किस प्रकार संपन्न होता है। आपको बताना है कि परागण द्वारा पराग कण उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। परागण द्वारा पराग कण उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद या इसके पश्चात नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना निषेचन कहलाता है। देन इसके लिए पराग कण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है।
याद रखना है आपको इन बातों को लिखते समय कि परागकण द्वारा परागकणों का उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना निषेचन कहलाता है, और देन इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती हुई वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। आपको पूरा जो काम है, पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, वह आपको बता देना है 2 लाइनों में, ठीक है ना। और साथ में आपको एक पिक्चर्स भी आपको ड्रॉ कर देनी है। अब देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये हुआ परागगण, ठीक है ना, परागकण। ये हुआ वर्तिकाग्र, नर युग्मक। ये हुआ परागनली, ये अंडाशय और मादा युग्मक। ये पूरा जो सिस्टम है, आप इसे अच्छी तरह से आपको देख लेना है और आपको पिक्चर्स के माध्यम से आपके अपने आंसर शीट्स में लिखनी है, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए। प्रश्न नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, बीजों के प्रकीर्णन की विधियों को वर्णन कीजिए, ठीक है ना। बीजों के प्रकीर्णन की जो विधि है उसको आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में आपको लिखना है, जिस तरह प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है आपको कि बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का वर्णन कीजिए। जो बीजों के प्रकीर्णन की जो विधि है उसको आपको बताने हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न के उत्तर को किस तरह से हमें लिखना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्तर के रूप में आपको लिखना है कि बीजों के प्रकीर्णन के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। देन आपको लिखना है हवा द्वारा, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। पहला मेंशन आपको करना है हवा द्वारा। कुछ पौधों के बीज हल्के वजन के होते हैं और उन पर कुछ बाल जैसी या पंख जैसी संरचनाएं मौजूद होती हैं। इस तरह के बीज हवा में उड़ते हुए दूर तक फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए सेहजन, द्विफल, सूरजमुखी, मदार आदि के बीज। इस तरह के जो बीज होते हैं वो हल्के होते हैं, ठीक है ना, हल्के वजन वाले होते हैं और उन पर जो बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना, या फिर पंख जैसी संरचनाएं आप कह सकते हैं, वो मौजूद होती हैं। हवा पर काफी दूर तक फैलने लगते हैं। तो यह आप कह सकते हैं कि बीजों का प्रकीर्णन का जो माध्यम है वह एक हवा है। दूसरा आप लिख सकते हैं पानी के द्वारा। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पानी के द्वारा आपका पॉइंट लिखना है कि पानी से बीजों का प्रकीर्णन मुख्यतः जलीय पौधा या जल निकाय के पास बढ़ने वाले पौधों में होता है, ठीक है ना, पानी के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए नारियल के बीज में एक सख्त रेशेदार आवरण होता है जिसके अंदर बहुत हवा होती है। नारियल के बीज को पानी पर तैरने में वह मदद करता है। याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना। यह पानी के द्वारा हुआ बीजों का प्रकीर्णन। तो पानी से बीजों का प्रकीर्णन मुख्यतः जलीय पौधे या जलीय निकाय के पास बढ़ने वाले पौधे में होता है। उसमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा नारियल वाला पौधा। उदाहरण के लिए नारियल के बीज में एक सख्त रेशेदार आवरण होता है, ठीक है ना, आप सभी को पता है, जिसके अंदर बहुत सारी हवाएं जो होती है वह भरी रहती हैं। यह उसे पानी में तैरने के लिए मदद करता है। आगे बढ़ेंगे, जानवरों द्वारा, ठीक है ना, कीट पतंगों द्वारा। कैसे होता है, कुछ बीजों पर कांटेदार हुक की तरह संरचनाएं होती है। वे जानवर के शरीर पर चिपक जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर फैलने लगते हैं। उदाहरण के लिए यूरेना, जेंथियम इत्यादि बीज कुछ बीज फलों के साथ पक्षी और जानवरों द्वारा निगल लिया जाता है। बाद में ये बीज पक्षी या जानवरों द्वारा कहीं और गिराने से फल फैल जाते हैं, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों का। तो यह एक प्रोसेस हुआ बीजों के प्रकीर्णन का, जहां पर जो कुछ जानवरों के शरीर में चिपक जाते हैं, देन वो कहीं दूसरी जगह पर बैठते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर वो छोड़ते हैं, ठीक है ना। याद रखना, उनके शरीर के साथ जो चिपक गए थे। तो इस प्रकार बीजों का प्रकीर्णन हुआ। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीज पक्षियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा निगल लिए जाते हैं, कहीं दूसरी जगह पर वो गिराते हैं, उनके द्वारा भी ये हुआ काम। अब है फटने के कारण। समझना है आपको बातों को। फटने के कारण कैसे हो पाता है, चलिए समझते हैं। परिपक्व होने पर कुछ फल झटके के साथ फट जाते हैं। जब परिपक्व हो जाते हैं तो कुछ फल झटके के साथ फटने लगते हैं। फटने के साथ उसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाती है। बाद में भिंडी, ठीक है ना, उसके बाद अरंडी, बलसाम, ठीक है ना, ये जो होते हैं ये फटने के कारण जो बीजों का प्रकीर्णन ऐसे ही होता है।
लास्ट है मनुष्य द्वारा। मनुष्य बीजों के फैलाव में भी मदद करता है, खासकर खेती के दौरान। तो यह इतने सारे आपको बीजों के प्रकीर्णन के माध्यम को आपको उत्तर शीट्स में लिखनी है, ठीक है ना, समझ समझ कर पॉइंट वाइज के साथ, ठीक है ना, याद रखना आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 9 कॉलम ए में दिए गए कॉलम शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ आपको जीवों के नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर कॉलम ए में हमें कौन से शब्द दिए जा रहे हैं और कॉलम बी में कौन से जानवरों के नाम दिए जा रहे हैं। कॉलम ए में है कली मुकुल, ख आंख, ग खंडन, घ पंख, च बीजाणु, ठीक है ना। कॉलम बी में है मैपिल, कॉलम बी में सेकेंड है स्पाइरोगाइडा, 3 में है ईस्ट, 4 में है डबल रोटी की फफूंद, 5th में है आलू, 6th में है गुलाब, ठीक है ना, ये हुआ। अब आपको इसका मिलान कैसे करना है, चलिए देख ले रहे हैं आंसर शीट्स में। कॉलम ए में जो सबसे पहला है कली या मुकुलन, उसके ठीक सामने हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे ईस्ट, क्योंकि आप जानते हैं ईस्ट का जो निर्माण होता है, इस तरह उनमें जो बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कली या मुकुलन के द्वारा ही होती है, ठीक है ना। उसके ठीक सामने हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे आंख। आंख आलू की जो बढ़ने का, आलू में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो आंख के द्वारा ही होती है, आपको लिखना है आलू। नंबर 3 खंडन। खंडन ये कौन से किस प्रकार के जीवों का जो प्रोसेस है, प्रजनन की प्रक्रिया है, वो किस प्रकार के जीवों में होती है, वह होती है स्पाइरोगाइरा में, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। देन आपको लिखना है पंख। पंख मैपिल में, ठीक है ना, मैपिल जो होते हैं वह एक जीव है, याद रखना है आपको, मैपिल उसमें होते हैं ये पंख द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे बीजाणु। बीजाणु से किस प्रकार होते हैं उससे आपको समझना है। यह डबल रोटी की फफूंद में होते हैं जनरली, ठीक है ना। उसमें ये जो बीज होते हैं वो हल्के होते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। देन इस प्रकार से उनका जो जन्म होता है, नए पौधे का जन्म जो होता है वो इसी प्रकार से होता है, याद रखना है। तो पंख हो गया, बीजाणु हो गया, खंडन हो गया, आंख हो गया, इस प्रकार, और मुकुल भी, कली या मुकुल भी हो गई। ये जीवों के नाम आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जीवों के नाम आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं जीवों का जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो इसी प्रक्रिया से वो संपन्न होती है, वो नए पौधे का निर्माण होता है, नए जीवों का विकास होता है। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 आप देख पा रहे हैं, आपको पूछा जा रहा है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। विकल्प, एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपको पूछे गए हैं और 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। आपको सही जो है उसमें से विकल्प है उसके सामने सही का टिक लगाना है। पहला नंबर को, पादप का जनन भाग होता है उसका, पादप का जनन भाग होता है उसका पत्ती या पर्ण, तना, मूल या पुष्प। तो पादप का जनन अंग होता है उसका पुष्प, याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको वीडियोस में भी कई बार समझाए कि जो पादप का जो जनन अंग होता है वह होता है उसका पुष्प ही होता है। पुष्प एकलिंगी हो सकता है, द्विलिंगी हो सकता है, पुष्प में हो सकते हैं एकलिंगी पुष्प में वो जनन भाग हो या फिर मादा भाग हो, लेकिन हो सकता है द्विलिंगी पौधे में, द्विलिंगी पुष्प में जनन और मादा दोनों का ही जो अंग है वो उसमें एक साथ रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए पादप का जनन भाग होता है पुष्प, याद रखना है। नंबर 2, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, नर और मादा जब युग्मक के युग्मन का जो प्रक्रम है उनको हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने आपको वीडियोस में ही बताया, नर और मादा के युग्मन का जो प्रक्रम है, जब दोनों के युग्मक के युग्मन, ठीक है ना, उनका जब जाइगोट जो मिलता है जब, तो उनका जो प्रक्रम है वो फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाता है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर गौ में हमसे क्या पूछे गए हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर गौ, परिपक्व होने पर अंडाशय किसमें विकसित होता है? आपका ऑप्शन है बीज में,
पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में, फल में। ये अब 4 ऑप्शन है। परिपक्व होने पर अंडाशय किसमें विकसित होता है? तो आप सभी जानते हैं परिपक्व होने पर अंडाशय वह विकसित होता है फल में। याद रखना है, ठीक है ना, फल में विकसित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, फल में। आप आंसर्स के रूप में लिखेंगे फल में, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे अगले सवाल में क्या पूछा गया है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है जो बीजाणु को उत्पन्न करता है काफी अधिक मात्रा में। कौन है? नंबर 1 में गुलाब है, नंबर 2 में डबल रोटी का फफूंद है, नंबर 3 में आलू है और नंबर 4 में अदरक है। तो आपने कुछ देर पहले ही जाना कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है डबल रोटी का फफूंद। काफी हल्के होते हैं, उनके बीज हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है ना। और उपयुक्त परिस्थिति होने के साथ ही वो फिर नए जीव का निर्माण करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति को सहने की क्षमता भी उनमें होती है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह भाग कौन सा है? ब्रायोफाइलम आप सभी जानते हैं, तना, नंबर 2 पत्तियां, नंबर 3 मूल और नंबर 4 पुष्प। कौन सा? ब्रायोफाइलम एक प्रकार का वृक्ष, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइलम जिस प्रकार से जनन करता है वह उसकी पत्तियों में होता है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में या पूछा भी जाता है। ब्रायोफाइलम अपने जिस भाग द्वारा प्रजनन करता है वह है उसकी पत्तियां। पत्तियों से जड़ों का निर्माण होता है ना। अब देख पा रहेंगे पिक्चर्स में भी, आपने किताब में भी देखा होगा कि उसकी जो पत्तियों में से ही जड़ों का निर्माण होता है और फिर जो है नए सृष्टि होती है जीव की। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यह था आपका आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।